नमस्कार मित्रों। आज आप सबके समक्ष एक ऐसी बात को लेके आया हूँ जो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए और ख़ास तौर से हम जैसे जो ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक भी है। और आज के 10-15 साल पहले हम वो सोच भी नहीं सकते थे। परसों किसी कार्य हेतु मुझे लखनऊ जाना पड़ा। सुबह 9 बजे मैं लखनऊ के लिए निकला और 2-2:30 बजे तक मैं लखनऊ पहुंच गया था। वहाँ 2-3 घंटे काम करने के बाद 5 बजे जो मैं लखनऊ से निकला तो रात 11 बजे मैं फिर ग्रेटर नोएडा था। अनुमानित दूरी ग्रेटर नोएडा में से लखनऊ की 550-600 किलोमीटर की है। 200 यहाँ से आगरा है, 323-24 आगरा एक्सप्रेसवे की पूरी लखनऊ की दूरी है। अंदर गोमती नगर तक जाना था तो आप ये मान के चलो 550 किलोमीटर के आसपास की, मतलब 1100 किलोमीटर की दूरी आना और जाना। और बड़ा सुखद अनुभव रहा। हम चंडीगढ़ जाते थे वकालत के सिलसिले में या हिमाचल जाते थे और वहाँ से वापस आ जाते थे, लेकिन ये परिकल्पना नहीं थी कि हम उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ पर कानपुर से दिल्ली आने में 16 से 17 घंटा लग जाता था, 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। 699 किलोमीटर की दूरी, 623 किलोमीटर की दूरी प्रतापगढ़ से दिल्ली की है, उसमें 15-15, 16-16 घंटे लग जाते थे। वहाँ पर एक दिन में ही आना जाना लखनऊ से हो जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रगति का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है और उत्तर प्रदेश की प्रगति को मापने का एक यंत्र भी है। सरकारें कोई भी हों, जिन्होंने प्रदेश के इस संरचना को बनाने में सहयोग दिया है, उन सबका धन्यवाद देते हुए जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उनका विशेष धन्यवाद इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो संरचना करी, खासतौर से सड़क मार्ग को जोड़ने के लिए, और वर्तमान सरकार सड़क मार्ग पर इतनी व्यापकता के साथ काम किया, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, कि सड़कों का एक जाल सा बिछ गया है पूरे भारतवर्ष में। हमें याद आता है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब प्रधानमंत्री ग्रामीण परियोजना को लेके आई थी, जिसमें गांव की सड़कों को शहर की मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव था और वो जुड़े भी बहुत। उस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार काली सड़कें देखी थी, उनमें से एक मैं भी हूँ। शहरों में देखी थी, लेकिन गांव के परिप्रेक्ष्य में हम कभी भी काली सड़कों का, खड़ंजा और बड़े ईंटे वाले सड़कों का तो हमने अवलोकन किया था, लेकिन कभी काली सड़कें नहीं देखी थी गांव में। तो वो जो सड़कों का सिलसिला शुरू हुआ और जो इन 7 वर्षों में, कल मैं भारत सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो संरचना करी सड़क मार्ग से, पूरा भारत उन्होंने पूरा बताया कि जो जिला से किस तरीके से आप लेह लद्दाख जाएंगे,
कुल्लू मनाली से किस तरीके से आप जाएंगे, अटल टनल का उन्होंने व्याख्या की, जोजिला टनल के विषय में उन्होंने बताया और देशवासियों से अपील किया कि ये सब चीज़ें आप जरूर देख के एक बार आएँ। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बेहद संरचना बताई कि कैसे कैसे वहाँ से और महाराष्ट्र से और किस तरीके से जोड़ते हुए उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक को पूरे सड़क मार्ग से इतनी सुलभता के साथ वैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन सुलभता के साथ एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने का जो उन्होंने परिचय दिया, उससे लगता है कि भारत का ये विशाल भूखंड किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ इतने निकटवर्ती संबंध रखेंगे कि रेल परिवहन, वायु परिवहन तो है ही हैं, सड़क परिवहन से भी हम पूरे भारत को देखने और समझने का एक बहुत बड़ा रास्ता हमारे सामने खुलने जा रहा है, व्यापारिक मार्ग हमारे सामने खुलने जा रहा है और एक प्रदेश की बाजार दूसरे प्रदेश के लिए सुलभ होने जा रही है। अच्छा भी लगता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने प्रदेश पे आते हैं। हम जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बड़ा है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश निवासी, जिनके हृदय में उत्तर प्रदेश रहता है, वो कहीं भी रहें, क्योंकि अपनी कर्म भूमि से अधिक प्रेम मातृभूमि से होता है और मातृभूमि का विकास और मातृभूमि में जो परिवर्तन आते हैं वो हम सबके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक आर्थिक सुधार का एक विकास का परिक्षेत्र बनता जा रहा है। हमारे प्रदेश में मैं ये नहीं कहता कि संपन्नता नहीं थी, लेकिन संपन्नता कुछ सीमित लोगों तक थी। बाकी के लोग मजदूर थे, काश्तकार थे, किसान हैं। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में आप प्रवेश करते हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, अवध का क्षेत्र हो, हर जगह एक सुखद वातावरण की अनुभूति परिलक्षित होती है। और सामाजिक संरचना के लिहाज से एक आपसी तालमेल का इतना बड़ा ताना बाना बनता है। पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बहुत से कुतर्क तर्क सरकार को लेके, प्रदेश को लेके, सरकार में वर्तमान सरकार को लेके चल रहे हैं। उनसे अलग मेरा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर राजनीतिक संरचनाएं जातिगत ढांचे से ही तय होती हैं या बताई जाती रही हैं। लेकिन 2017 के चुनाव में जातिगत ढांचे पूरी तरीके से ध्वस्त हुए और आज भी तमाम राजनीतिक दलों के जातिगत ढांचे को स्थापित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश का 18 साल से लेके 35 साल तक का नौजवान ध्वस्त करता नजर आ रहा है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के कुछ लोग कुछ गांव में गए, वहाँ पे हमारे जाटो समाज के कुछ बंधुओं के साथ वो चर्चा कर रहे थे। जय भीम जय मीम के साथ उन्होंने कहा कि क्या इनका कुछ आपसी तालमेल हो रहा है। तो जिस तरीके से मेरे उत्तर प्रदेश के नौनिहाल और उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के अग्रदूत नौजवान साथियों ने बड़ा स्पष्ट से कहा, मेरा मीम से क्या लेना देना, हम वो हिंदू हैं जो किसी भी विषम परिस्थितियों में भी हिंदुत्व को छोड़कर, हिंदुस्तान की व्यवस्था को छोड़ के, सनातनी परंपरा को छोड़ के हम कभी अलग हुए ही नहीं।
हम मीम में तब नहीं बदले तो अब मीम के साथ कैसे? वो सुनकर मेरे मन में एक विचार आया कि क्या मेरे देश और मेरे प्रदेश का नौनिहाल नौजवान इस व्यापकता के साथ सोचने लगा है कि जातिगत संरचना को वो ध्वस्त करने पर आमादा है, और ध्वस्त इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि जातिगत ढांचा टूटेगा तभी विकास का पथ प्रबल होगा, विकास तभी उसके दरवाजे तक आएगा। और राजनीतिक विरासत और राजनीतिक सोच, एक समय एक सरकार आई जब हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, पत्थरों के हाथी, पत्थरों के पार्क सजा डाले। अब उस व्यवस्था से भी जुड़े हमारे दलित भाई बंधु, नौजवान साथी कई बार चर्चा के दौरान हम लोगों से कहते हैं कि इस पार्क में घूमने कौन आता है भैया, या ये पार्क हमें दे क्या रहा है? सामाजिक समरसता का सोपान गढ़ना था तो वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े भाई बंधु थे उनके लिए कल कारखानों की व्यवस्था की जाती, नौकरी की व्यवस्था की जाती, उनके आत्म स्वाभिमान, उनके निर्माण के लिए परिकल्पना की जाती, सरकारों के द्वारा संरचना की जाती, और उससे उनका जो लाभ होता वो प्रदेश के और देश के नवनिर्माण में काम आता। लेकिन क्या उससे उनका निर्माण हुआ? क्या उससे उनका उत्थान हुआ? उसी तरीके से कुछ पार्टी के तथाकथित लोग मेरी स्वजातीय, जो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जगाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण से उनका मतलब सिर्फ अपना परिवार है या अपने साथ वकालत करने वाले या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो 10-20 ब्राह्मण हैं वो और उनके परिवार को बढ़ाना है। नौजवान ब्राह्मण मित्रों, साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी में नौजवान ब्राह्मणों की संख्या जहां पर बहुत ज़्यादा हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में है, वहां पे वो तथाकथित ब्राह्मण निर्माता को अपना ही बेटा मिल रहा है नौजवान संवाद करने के लिए, नौजवान ब्राह्मणों में संवाद करने के लिए उनको और कोई योग्य व्यक्ति ना मिला है और ना मिलेगा, क्योंकि वो आपके कंधों पर चल के, आपको गुमराह करके अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। 2012 में ऐसी ही परिकल्पना की गई थी, आप सब बहक गए, और बहकने के साथ बड़े विश्वविद्यालय जो सिर्फ वकालत के क्षेत्र में बड़े नाम थे, वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी बने उनके, और बहुत कुछ ऐसा हुआ। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ, अपने भविष्य को या अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वो आपको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैंने उदाहरण दिया वो जाटो समाज के अपने नौजवान बंधुओं का, उसी तरीके से आपको भी अडिग रहना है। जातिगत संरचना में बंटना नहीं है, जातिगत रूप से जो आपको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है उससे बहुत बचना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, विकास सिर्फ सड़कों से नहीं आएगा, विकास सरकारी योजनाओं से नहीं आएगा, विकास और परिवर्तन और प्रदेश की सुदृढ़ता ये हमारे अपने भी सोच से ही आएगी। जब हमारी सोच प्रगति के मार्ग पर होगी, प्रस्तावित योजनाओं के साथ होगी, सरकार की उपयोगी योजनाओं और सरकार के द्वारा संचालित जो प्रदेश के हित में है, व्यक्तिगत हित नहीं, व्यक्तिगत काम नहीं, प्रदेश के हित में जो है, जिससे प्रदेश के सब लोगों का फायदा होने वाला है, उसके साथ चलना है। और उसके साथ चलना ही नहीं है, उसके साथ हम सबको संकल्पित होकर चेतना के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को संचालित करने हुए चलना है। तमाम प्रयास हो रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में जब आप सारी जातिगत ढांचों को ध्वस्त करके एक राष्ट्रवादी सोच के साथ, एक संकल्प के साथ एक निर्माण करने वाली सरकार का निर्माण आपने किया, जो समाज को आर्थिक सामाजिक प्रगति की दिशा में लेके जा रहा है, उत्तर प्रदेश को एक नए मापदंड, एक नए ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 हो रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का एक ऐसा जाल बिछ रहा है, जहां पर उद्योगों की व्यवस्था बढ़ रही है, जहां पर नौकरियों की संभावना बढ़ रही है, वहां पर फिर से वही दकियानूसी जातिगत ढांचे को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हमें बचना है और इन सब बचावों के लिए हमारी संस्था किसान कल्याण परिषद 17 सितंबर 2021 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर हमने 71 दिन का संकल्प लिया था कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार की योजनाओं को ग्रामीण परिवेश में और गांव-गांव तक 71 दिन तक लगातार लेके जाएंगे। हम उसमें सफल रहे। हमने बहुत से गांवों में वो योजनाएं लेके गए और उससे लोगों को लाभ मिला और लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े। 23 दिसंबर को हम उस कार्यक्रम का समापन करेंगे। 71 दिन के पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा, लाभार्थी किसानों की सूची, तमाम कार्यक्रमों का विवरण, ये सब हम सारे प्लेटफॉर्मों पे इसको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद मित्रों, आपकी सलाह यही लेनी थी कि ये कारवां हम रुकने नहीं देना चाहते। ये कारवां जो उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए सतत प्रक्रिया में है, किसान कल्याण परिषद जो किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को आर्थिक सामाजिक रूप से जगाने का, जागृत करने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, इस कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों ने हमारे साथ सहभागिता की है, उसको देखते हुए हम एक कड़ी और 23 दिसंबर को ही जब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, 23 दिसंबर इसलिए कि उस दिन किसानों के मसीहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, जिन्होंने किसानों की बात को ही राजनीतिक सत्ता में सर्वोपरि समझा और पूरा जीवन किसानों के लिए लगाया, ऐसे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है, किसान दिवस का दिन है। उस दिन हम अपने 71 दिन के कार्यक्रम का समापन करते हुए एक और नए दिशा में बढ़ेंगे। आज मेरा ये वीडियो डालने का उद्देश्य भी यही है कि अभी हमारे पास समय है और मेरे इन विचारों को आप लोग सुनें और अपने सुझाव दें कि इसको हम और किस तरीके से और कितने अच्छी तरीके से गांव में, नौजवान साथियों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, असंगठित मजदूरों के बीच में और तमाम लोगों के बीच में लेके जाएं, हर जाति हर धर्म में लेके जाएं, जिससे लोगों में चेतना जगे, उनकी संवाद की शक्ति बढ़े और वो जो भी दल या राजनेता उनके बीच में आए मतदान के लिए कि आप मेरे को मतदान करो, उनसे वो संवाद कर सकें, उनसे वो विचार कर सकें और उनसे वो संतुलन बना सकें कि कौन मेरे लिए हितकारी है और हमें किसके साथ जाना है। ऐसी परिकल्पना के साथ हमने एक योजना तय करी है कि हम किसान नौजवान चेतना संवाद, क्योंकि अभी तक जो हमारा था किसान की बात किसान सबके साथ, किसान की बात सबके साथ कार्यक्रम के तहत हमने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर एक योजना बनाई और 71 दिन तक लगातार हम अलग अलग जगहों पे, देश के विभिन्न हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में हमने किसान संवाद कार्यक्रम किया। उसमें भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की या अन्य राज्यों में जहां हुआ उस राज्य की और केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। तो आप लोगों के समक्ष एक विचार लेके ये आना चाहता हूं कि क्या हम 23 तारीख को इस कार्यक्रम की समाप्ति के साथ ही साथ एक ऐसे कार्यक्रम की दिशा में बढ़ें जो
नौजवान किसान और मजदूरों के बीच में इस तरीके का संवाद की व्यवस्था स्थापित करें जिसको हम चेतना संकल्प संवाद का नाम दें, जिससे चेतना से तात्पर्य ये कि सब नौजवान, मजदूर, किसान और जो गांव में हर जाति धर्म के सब लोग हैं उनमें एक चेतना आए कि वो संवाद करें, अपनी चीज़ों के लिए बात करें, अपनी चीज़ों को बताएं, अपनी समस्याओं को सबके समक्ष रखें, अपनी समस्याओं का निदान किस तरीके से हो उस पर चर्चा करें और उस निदान में किसकी क्या उपयोगिता हो, जनप्रतिनिधि की क्या उपयोगिता हो, अधिकारियों की क्या उपयोगिता हो, इसके विषय में वो जानें और उचित और अनुचित पे तार्किक रूप से बहस करके, तार्किक रूप से उसको समझ के तब निर्णय लें। ऐसी योजना के साथ हम लोग 23 तारीख के बाद खासतौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, क्योंकि यहां पर चुनाव है और चुनाव के समय जनचेतना का और रायशुमारी का बड़ा केंद्र बिंदु ये राज्य होंगे और चुनाव के समय लोग तमाम तरीके की चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित भी होना चाहते हैं। इस हेतु मैं अपनी संस्था की तरफ से आप सबको एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आप सबका उस पर अनुमोदन आए या जिसका जो भी विचार है अच्छा बुरा वो आए। हम नौजवान, किसान, मजदूर चेतना संकल्प संवाद को लेकर पूरे चुनावी राज्यों में जाना चाहते हैं। तो आप सबका इस पर सुझाव मिलेगा तो हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा और अच्छे से बनाएंगे। मित्रों, किसान कल्याण परिषद का उद्देश्य है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो, किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की जो भूमिका आज़ादी के बाद और आज वर्तमान भारत को गढ़ने में, वर्तमान भारत के निर्माण करने में जो भूमिका उनकी है वो विस्तृत रूप से सबके समक्ष आए, हम में तार्किक शक्ति बढ़े, हम संवाद की क्षमता बढ़े, तमाम विषयों की जानकारी हमें हो जिससे हम आने वाले जनप्रतिनिधियों से संवाद कर सकें, उनसे बात कर सकें। ऐसी परिकल्पना के साथ हम सबके बीच में जाना चाहते हैं। तो मैं अपने प्रश्नों के साथ आप सबको छोड़ता हूं कि जो जो लोग भी ये वीडियो देखें और मेरी बातों से सहमत हों या असहमत हों, वो अपने विचार जरूर दें, अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सकारात्मक पहल को नई शुरुआत दे सकें। धन्यवाद मित्रों। जय उत्तर प्रदेश, जय भारतवर्ष।